राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। हिंदी सिनेमा जगत के जाने माने कलाकार दिलीप कुमार का आज निधन हो गया। बॉलीवुड में ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर दिलीप साहब 98 साल के थे। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत लगातार खराब बताई जा रही थी। कई बार उन्हें अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया। दिलीप कुमार के निधन के बाद से टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। उन्हें मुंबई के जुहू कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। दिलीप कुमार ने आज सुबह 7:30 बजे मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में अंतिम सांस ली। अस्पताल में डॉक्टर पारकर उनका इलाज कर रहे थे। उनके परिवार में उनके बाद उनकी पत्नी सायरा बानो हैं। वह भी गुजरे जमाने की दिग्गज अभिनेत्री हैं। दिलीप कुमार की मृत्यु की खबर सुनते ही अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, करण जौहर, अनिल कपूर, रणबीर कपूर, जॉनी लीवर, रजा मुराद जैसे कलाकार व नेता छगन भुजबल और शरद पवार भी उनके घर पहुंचे। इस अवसर पर शोक व्यक्त करते हुए स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने ट्विटर के माध्यम से कहा कि आज यूसुफ भाई अपनी छोटी बहन को छोड़कर चले गए, हमें कई यादें देकर चले गए। वे पिछले कई सालों से बीमार थे, किसी को पहचान नहीं पाते थे। मैं सायरा भाभी को प्रणाम करती हूँ जिन्होंने सब कुछ छोड़कर उनकी सेवा की। भगवान दिलीप साहब की आत्मा को शांति दे। दिलीप कुमार ने हिंदी सिनेमा के लिए एक अतुलनीय मिसाल कायम की थी। अपनी पहली 2 फिल्में फ्लॉप होने के बाद उन्होंने कड़ी मेहनत की और उनकी तीसरी फिल्म मिलन बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने 60 साल के करियर में उन्होंने 65 फिल्में की, जिनमें जुगनू, शहीद, मेला, बाबुल, फुटपाथ, देवदास, मुगले आजम, नया दौर, राम और श्याम, कर्मा शामिल रही। 1998 में आई कला फिल्म उनकी आखिरी फिल्म थी। दिलीप साहब की मेहनत ने उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा। दादा साहेब फाल्के, विश्व का पहला फिल्म फेयर अवार्ड, पद्म विभूषण, पद्म भूषण सम्मान उन्हें मिले। 9 फिल्म फेयर जीतने वाले दिलीप कुमार राज्यसभा सांसद भी रहे। दिलीप कुमार के जाने से कला जगत में एक युग का अंत हो गया है। 7/7/21 की यह तारीख लोगों के मन में हमेशा याद रहेगी और उन्हें झकझोरती रहेगी, उन्हें परेशान करती रहेगी। कला के माध्यम से सीमाएं पार करने वाले वे पहली शख्सियत थे और यही कारण था कि उनको पाकिस्तान के भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान इम्तियाज से नवाजा गया था। डीआईडी परिवार, राज सर्वप्रथम टीम और कात्यायनी टीवी की ओर से दिलीप कुमार को हार्दिक श्रद्धांजलि। सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल में जहां 35 पैसे की भारी बढ़ोतरी की, वहीं डीजल के दाम भी 17 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए। इससे दिल्ली और कोलकाता जैसे महानगरों में भी आज पेट्रोल 100 रुपये के पार चला गया। बुधवार को दिल्ली के बाजार में इंडियन ऑयल के पंप पर पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर पर चला गया, वहीं डीजल भी 90 के आसपास दिखा। आपको बता दें कि दिल्ली और पश्चिम बंगाल में वैट कम होने के कारण पेट्रोल 100 रुपये के नीचे था, लेकिन आज के निर्णय से यह आंकड़ा पार हो गया। वहीं मुंबई और चेन्नई में पहले ही पेट्रोल के दाम 100 रुपये के पार बताए जा रहे हैं। बीते 4 मई से इसकी कीमतें खूब बढ़ रही हैं और कभी लगातार तो कभी ठहर ठहर कर 37 दिनों में ही पेट्रोल 10 रुपये प्रति लीटर के आसपास महंगा हो चुका है। देश के इतिहास में इस तरह की तेजी पहले कभी नहीं देखी गई। वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल के दाम में भारी गिरावट देखी गई है और यह $73 प्रति बैरल के आसपास बना हुआ है। तेल प्रतिदिन बढ़ रहा है, क्या किया जाएगा? हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या कहना चाहेंगे उनको क्या कहें, तेल को सस्ता करें और क्या करना है? हम ये कह रहे हैं जी, हमारी जेब आधी खाली होगी, अब पेट्रोल पे सारा पैसा खर्च हो जाता है। रोटी कहाँ से खाएंगे? मोदी जी चुपचाप बैठे हैं, आप वाला कोई नहीं कह रहा, कांग्रेस भी चुपचाप बैठी है। क्या चक्कर है, ये समझ में नहीं आ रहा। गरीब आदमी कहाँ से लेगा? दिहाड़ी इसकी तो वही उतनी हुआ है, दिहाड़ी थोड़ी बढ़ गई। गवर्नमेंट वाले तो जब ये अपना कह देते हैं कि हमारा महंगाई भत्ता दे दो, तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? पेट्रोल दिन पे दिन महंगा होता जा रहा है कि हम लोगों के लिए ना बहुत दिक्कतें खड़ी हो रही है। जितनी महंगाई हो रखी है इतनी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा इसका भी ध्यान रखना है। आप ये चाहे 100 रुपये का चाहे 150 रुपये का, मरता कौन है? गरीब आदमी
इनकी कमाइयाँ बढ़ रही हैं, सब कुछ बढ़ रहा है, पर गरीब आदमी की तनख्वाह कभी नहीं बढ़ती। हमें अपनी जेब काट करके पैसे निकालने पड़ते हैं। ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम। गवर्नमेंट अगर सपोर्ट नहीं करेगी तो कौन करेगा? गवर्नमेंट सब ध्यान देती ही नहीं है। अब मोदी जी को तो पता नहीं क्या होता है कि मन की बात करके ऐसे गायब होते हैं, जैसे भगवान आशीर्वाद देगा तथास्तु कहते गायब होता है। केंद्र सरकार से ये कहेंगे बहुत परेशानी हो रही है घर चलाने में भी और रोड पर चलने पे भी, तो उनसे गुजारिश है कि जितना हो सके कम करें। और बहुत ज़्यादा परेशान हैं हम लोग इस चीज़ को लेके। हम लोगों को अपना घर चलाना भी मुश्किल हो गया है इसको लेके, बहुत ही ज़्यादा। तो उनसे बस यही कहेंगे कि इनको कम कर लिया जाए, जैसे पहले था वैसे ही कर दें, जो जिस हाल में हम जी रहे थे वैसे ही जी लें। अब इसके अंदर मैं क्या बोलूँ, ये तो भाई हमारी क्या है आर्थिक व्यवस्था पे असर पड़ रहा है, हमारी पॉकेट पे तो असर पड़ ही रहा है। इससे कमाई है नहीं, इनकम है नहीं, फील्ड का जॉब करते हैं। केंद्र सरकार से क्या कहना चाहेंगे? ये पेट्रोल के दाम कम होने चाहिए, यही कह सकते हैं और क्या। अब ये तो हमें पता नहीं बाहर से किस रेट पे आ रहा है, क्या आ रहा है, यहाँ इंडिया में आते आते इतना हाई रेट क्यों हो रहा है, ये तो पब्लिक को पता ही नहीं है। मैं केंद्र सरकार को ये, गरीबों को देखिए, हमारा जो घर खर्चा है वो बड़ा महंगा हो गया है। हमारा काम धंधा है नहीं। कोरोना काल के अंदर पेट्रोल बढ़ा दिया है, घर का सिलेंडर बढ़ा दिया है। गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ? मोदी सरकार से पूछो कि कहाँ जाए हम। हमारा घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया, नौकरी हमारे पास है नहीं, धंधा हमारे पास है नहीं, बच्चे भूखे मर रहे हैं। पेट्रोल 100 रुपये का हो गया, 100 रुपये लीटर। गाड़ी निकालने से पहले 10 बारी सोचना पड़ता है, तो आदमी कहाँ जाए गरीब आदमी? अब बताइए आप। करोल बाग जोन के चेयरमैन तेजराम फौर की दोबारा नियुक्ति के पश्चात अधिकारियों ने उन्हें व नवनियुक्त डिप्टी चेयरमैन सुनीता मिश्रा को बधाई दी। इस अवसर पर तेजराम फौर ने सभी अधिकारियों का जहां धन्यवाद किया, वहीं उनसे आगे भी सहयोग की अपेक्षा की। डीसी हिमांशु गुप्ता ने भी तेजराम फौर की नवनियुक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा कि तेजराम फौर हमेशा से ही फील्ड में एक्टिव रहने के लिए जाने जाते हैं। इस अवसर पर डीआईडी टीम ने डिप्टी चेयरमैन सुनीता मिश्रा से भी खास बातचीत की। करोल बाग वार्ड समिति तस्लीम शेल्टर से आज दोबारा जिम्मेवारी मिली, उसमें डी साहब साथी थे। तो मैं सबसे पहले आज अपने साथ जो मेरी छोटी बहन, जो पार्टी ने जो है उपाध्यक्ष के रूप में, डिप्टी चेयरमैन के रूप में जो हमारी काम करने के लिए हमें एक जोड़ी के रूप में दिया है, वही जोन के अंदर काम करेंगे हम मिलके। तो सबसे पहले मैं अपने हिमांशु गुप्ता जी, अपने जो डी साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष जो सहयोग, जो साथ निगम के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने जो कहा था करोड़ बाग में सबसे अधिक अगर रेवेन्यू इकट्ठा हुआ, या करोड़ बाग में सबसे अधिक व्यवस्था ठीक है, या करोड़ बाग में भाई आज हर डिपार्टमेंट अपना काम अच्छा कर रहा है, तो उसमें सभी का सहयोग है। आदरणीय चेयरमैन साहब तेजराम फौर जी, मैडम सुनीता जी डिप्टी चेयरमैन, और बाकी सभी जो ऑफिसर यहाँ मौजूद हैं, ये आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, जो कि एवरीबडी, सभी ऑफिसर्स भी इस बात को मानते हैं कि इज़ वेरी एक्टिव एंड वेरी मतलब फील्ड में, हमेशा फील्ड में रहते हैं, द फील्ड मैन। देखिए, पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी अपने शीर्ष नेतृत्व का कि उन्होंने एक बार फिर से मुझे डिप्टी चेयरमैन बनने का सौभाग्य दिया। और पहले भी मैंने पूरा प्रयास किया कि मेरे पास जो भी समस्याएं आए मेरे जोन से रिलेटेड या वैसे, उसको निजात दिलाने का पूरा प्रयास किया है। और आगे भी मेरा पूरा यही प्रयास रहेगा कि मैं अपना समय क्षेत्र की जनता के लिए समर्पित करूं। सांसद मीनाक्षी लेखी जी के माध्यम से अपने पार्कों में जिम लगाया, लगभग 9 से 10 पार्कों के अंदर, और 2 जगह अभी लगने भी हैं। फिलहाल कुछ दिनों में कार्य शुरू होने वाला है। कई पार्क ऐसे थे जो अंधेरों के अंदर थे, हमने लगभग 11 से 12 हाई मास लाइटें लगवाई। और जितने भी पार्क हैं या और भी ब्लॉक्स या एरियाज़ हैं, वहाँ पर हमने सोडियम लाइट जो लगी थी उसको LED लाइट में कन्वर्ट करवाया। और जहाँ अंधेरा था, जो मेरी जानकारी में आया, उसको हमने उजाला मतलब लाइट लगवाई हमने। और पार्कों के अंदर बेंचों को भी रखवाने का कार्य किया। कई ऐसे पार्क थे जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पर सांसद मीनाक्षी लेखी जी और नगर निगम के माध्यम से उन पार्कों के अंदर ट्यूबवेल लगवाई। और क्षेत्र में कई सड़कों का निर्माण किया जो बरसों से काफ़ी ख़राब हालत में थी। काफ़ी समस्याएं आई कार्य को करवाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो मैं कर सकती थी अपने प्रयासरत, वो मैंने क्षेत्र के लिए कार्य किए हैं। दिल्ली के अंदर जो है बहुत जगह जो है मतलब अवैध निर्माण पे जो है काफ़ी चर्चाएं चलती हैं और चलती आ रही हैं। उस संदर्भ में जो है अवैध निर्माण को जो है अंकुश लगाने के आप क्या प्रयास करेंगे? देखिए, मेरा प्रयास यही रहा कि जब भी मेरे पास कोई भी समस्या लेकर आया है या किसी की भी समस्या आई है तो मैंने उस पर एक्शन किया है। और अभी जो है बरसात का टाइम, मौसम आ गया है, तो उस संदर्भ में जो है आप अपने निगम
क्षेत्र को जो है क्या क्या मतलब सावधानी बरती है उसके लिए जो है मतलब नालियाँ? देखिए इस बार क्या था, कोरोना की वजह से बरसाती नालियों की सफाई में थोड़ी सी देर हुई, लेकिन उसके बावजूद भी हमने बरसात शुरू मानसून आने से पहले ही लगभग हमने ज़्यादा से ज़्यादा अपने एरिया की जितनी भी बरसाती जालियाँ हैं या नालियाँ जो एमसीडी के अंतर्गत आती हैं वहाँ पर हमने कार्य करवा दिया, और आज भी हम सुचारू रूप से उस कार्य को निरंतर पे हैं। एमसीडी के पास आपको मालूम है कि रेवेन्यू जनरेट करने के ज़्यादा माध्यम नहीं है, जिसमें से एक हाउस टैक्स है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मुझे बताते हुए ये भी खुशी होगी कि हमारा करोल बाग जोन जो है वो नंबर 1 रहा है रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, और इससे भी ज़्यादा है कि हमारे वार्ड 99 से हमारे करोल बाग जोन में सबसे ज़्यादा कलेक्शन हमारे वार्ड से हुई है हाउस टैक्स के। क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य हो उसके अंदर क्षेत्र का और अधिकारियों का मिलके ही प्रयास से क्षेत्र को अच्छे से अच्छा किया जा सकता है। अब मुझे दोबारा क्यों बनाया गया, क्योंकि मैंने पार्टी के संगठन काम किया है और मैं कोई भी निर्णय होता है पार्टी का जो निर्णय होता है उस पर मैं चलता हूँ। तो मैंने पार्टी में कभी किसी तरह की भी कोई अपनी कभी इच्छा व्यक्त नहीं की। पार्टी ने जो मुझे जिम्मेवारी दी उसको मैंने निभाया है। देखो अधूरे काम में कोई छोड़ता नहीं हूँ, प्रतिदिन जो काम होता है प्रतिदिन निपटाता हूँ, और जो जिम्मेवारी मुझे मिली है चेयरमैन की, मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ, एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। जिम्मेवारी पदों पे बदलती रहेगी। और करोल बाग जोन में हमने सबसे अधिक जो विषय पे सफाई अभियान पर ध्यान दिया, और सफाई अभियान एक ऐसा है कभी ख़त्म नहीं होता और कभी पूरा नहीं होता। डेली प्रतिदिन जो सफाई हमारी ड्यूटी है, दिल्ली को स्वच्छ बनाए, स्वस्थ बनाए, और कोरोना काल में हमारी जिम्मेवारी डबल बढ़ जाती है। पिछले वर्ष पूरे कोरोना काल में हमने इस काम को किया और किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं आने दी, और पूरे इसमें सभी निगम अधिकारियों का, कर्मचारियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पूरा मेरा सहयोग किया इस काम में। और कैंपों के माध्यम से हमें लगभग पिछली बार 20-21 के अंदर जो हमारा हाउस टैक्स है वो पूरा रिकॉर्ड हमने बनाया। 127 करोड़ इकट्ठा रुपये हमारे पास हुआ है, जो दिल्ली वासियों को और अपने जोन के वासियों को मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि निगम की ऐसी स्थिति में उन्होंने हमारा सहयोग किया, अपना हाउस टैक्स समय पे हमें दिया। देखो अवैध निर्माण की जो जानकारी जो हमारे को मिलती है उस पर हम जो भी हमारी कार्रवाई होती है हम पूरी करते हैं उसमें। और भ्रष्टाचार की मुझे पूरे साल जोन चेयरमैन के रूप में जो भी शिकायत मेरे पास आई है उस समाधान हमने किया है। और अगर कहीं भी अगर जानकारी हो कि करोल बाग जोन में भ्रष्टाचार है तो तुरंत उसका हम समाधान करेंगे, तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए हम पूरी कमर हमने कस रखी है। कोरोना काल में सारा काम ही उत्तरी दिल्ली निगम का है। जितने भी जनता से जुड़ी चाहे वो समस्या लगा लो चाहे सुविधा लगा लो, तो निगम ही उस काम को करती है। सफाई की व्यवस्था हो, सैनिटाइज की व्यवस्था हो, संस्कार की व्यवस्था हो, बर्थ सर्टिफिकेट की हो, डेथ सर्टिफिकेट की हो, ये लगा लो कि जब मलेरिया हो, डेंगू हो, जितनी भी जनता से जुड़ी जो समस्याएं चाहे सुविधाएं जो निगम देती है और जो समाधान करती है, तो सारा जो स्वरूप जो हमने काम किया और पूरे कोरोना काल में सबसे अधिक जो जिम्मेवारी निगम की है और निगम ने अपनी जिम्मेवारी पूरी की है। जो जिम्मेवारी हमारे दिल्ली सरकार लगाती है, जो डीएम साहब के वहाँ से ऑर्डर आता है उसको हम 100% पालन कराते हैं। निगम के कर्मचारियों ने, चाहे वो टीचर हो, चाहे सफाई कर्मी हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट से हो, पूरी दिन रात मिलकर निगम के लिए काम किया। मौसम जब मानसून का आता है तो हमारी अलग से टीम बनती है, तो हर डिपार्टमेंट से हम अपने कर्मचारियों को बुलाते हैं। टीम हमारी तैयार है। और पीछे बरसात हुई थी तो हमने दिन रात जो एक व्हाट्सअप नंबर देंगे, भाई अगर कहीं पानी भरे तो हमें संपर्क करें, हम पानी को स्वयं जाकर उसको निकालेंगे। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की आज दिल्ली प्रदेश कार्यालय में एक महत्वपूर्ण वार्ता हुई। इस अवसर पर अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्या, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र गोडवाल, महामंत्री निर्मल सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता में बोलते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली के सफाई कर्मियों की मृत्यु पर कोई मुआवजा दिल्ली सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है और साथ ही साथ इस संबंध में कोई व्यवस्था भी नहीं बनाई गई है। इसके अलावा दिल्ली सरकार के नगर निगम पर 13,000 करोड़ रुपए बकाया है, जिस कारण से यह सरकार दलित और गरीब विरोधी है। 30 राज्यों में से 29 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चे का प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हो गया है। 75% जिला और मंडलों का भी गठन हो गया है। प्रांत के प्रवास के इस दौरान दिल्ली की इस कार्य समिति में मेरा आना हुआ है। समाचार पत्रों में पढ़ते हैं और आपके द्वारा ही मीडिया से पहुंचा हुई बातें भी देखते हैं, प्रामाणिक चीज़ें एकत्रित करते हैं, तो लगता है कि दिल्ली की आप पार्टी की सरकार ये दलित विरोधी सरकार है। केजरीवाल की सरकार दलित विरोधी इसलिए है कि दिल्ली में सीवर में हमारा सफाई कर्मी खत्म होता है या उस व्यवस्था को अच्छा नहीं किया जाता है, वहाँ पर केजरीवाल सरकार उस परिवार को कोई अनुकंपा नियुक्ति, कोई विशेष अनुदान या सहायता देने का काम नहीं करती है। दिल्ली नगर निगम में 13,000 करोड़ रुपए का जो बकाया है चतुर्श्रेणी कर्मचारियों को, सफाई कर्मियों को, आंगनवाड़ियों का जो देना चाहिए वो बकाया है, वो अभी तक नहीं दिया है, यानी कि ये गरीब विरोधी भी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, आज मुझे कहते हुए खुशी है, भारत के इतिहास में पहली बार अनुसूचित जाति के 4 राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किए जाते हैं। 2 राज्यपाल पहले से, एक हरियाणा और एक उत्तराखंड, अर्लेकर जी और थावरचंद जी को बनाकर उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी के सामाजिक समरसता के सपने को भी पूरा किया है। ये हमारी प्रांत की कार्यकारिणी हुई है। आज पूरे देश में ऐसे प्रत्येक प्रांत की कार्यकारिणी चल रही है। आज हमने अपनी कार्यकारिणी में एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पास किया है, जिसमें केजरीवाल सरकार द्वारा जो लोगों के साथ छल और जो जिस तरह से केजरीवाल सरकार पूरी दिल्ली के मामले में विफल रही है, उसके बारे में लोगों को जागरूक करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। वो प्रस्ताव लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता को बताएंगे कि केजरीवाल सरकार की जन विरोधी नीतियों के बारे में उसको जागृत करेंगे। दिल्ली वासियों से बस एक ही संदेश देना चाहूँगा कि अभी कोरोना काल का दूसरा चरण ख़त्म हुआ है और तीसरी वेव भी जो वैज्ञानिक बता रहे हैं कि आने वाली है। सब लोगों से मेरा आग्रह है कि नियमित जो कोरोना काल के सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, इन सब चीज़ों को अपनाएं और जितना से ज़्यादा हो सके वैक्सीन का लगवाएं। अनुसूचित जाति मोर्चा एक अंग है, इसलिए अनुसूचित जाति का गठन नीचे तक मंडल तक हो। केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की योजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा एससी के लोगों को लाभ मिले, उसका माध्यम मोर्चा बने। उन पर होने वाले कहीं अत्याचार है तो उनकी आवाज़ मोर्चा बने। और अनुसूचित जाति के क्षेत्र में जो सामाजिक संगठन और लोग हैं जो उन्हें भड़काने का काम करते हैं, ऐसे लोगों के चेहरे भी उजागर मोर्चा करे, ये कहीं ना कहीं काम मोर्चे की दृष्टि से है। दिल्ली प्रदेश कार्य समिति की अभी बैठक प्रारंभ हुई है, शाम को वो संपन्न होगी। इस मोर्चे की बैठक में एक राजनीतिक प्रस्ताव आया है, जिस राजनीतिक प्रस्ताव के तहत दिल्ली में 17% एससी की आबादी के साथ कहीं ना कहीं केजरीवाल की सरकार अन्याय कर रही है। वो दलित विरोधी है, वो दलितों के खिलाफ काम कर रही है। आने वाले समय में मोर्चा डटकर इसका मुकाबला करेगी और आप पार्टी के चेहरे को उजागर करेगी। भारत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कई राज्यपालों का तबादला कर दिया, साथ ही साथ नए राज्यपालों की नियुक्ति भी की। राष्ट्रपति भवन की ओर से मंगलवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई। विज्ञप्ति के अनुसार केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक के राज्यपाल, मिजोरम के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्ले को गोवा के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। वहीं हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य को स्थानांतरित करके त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया है।
जबकि त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस को ट्रांसफर करके झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। बंडारू दत्तात्रेय का हिमाचल प्रदेश से तबादला कर उन्हें हरियाणा का राज्यपाल बनाया गया है। वहीं डॉक्टर हरिबाबू कंभापति को मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश और राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल होंगे। राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार यह नियुक्तियां ऑफिस में कार्यभार संभालने की तारीख से प्रभावी मानी जाएंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस प्रभावित परिवारों के लिए एक नई सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने इस उद्देश्य के लिए एक समर्पित पोर्टल शुरू करने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के कारण बहुत से लोगों का परिवार उजड़ गया है, कितने ही बच्चे अनाथ हो गए हैं और कितने ही नवयुवकों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार सरकार के तौर पर हम यह योजना शुरू कर रहे हैं और आशा है इस योजना से आने वाले समय में दिल्ली की जनता को लाभ होगा। हम सब लोग जानते हैं कि किस तरह से पिछले 1.5 साल से पूरी मानव जाति एक तरह से कोरोना की महामारी से पीड़ित है। पिछले 1.5 साल से केवल भारत नहीं, पूरी दुनिया के अंदर इस महामारी ने अपना प्रकोप किया हुआ है। और जब लोगों से सुनते हैं तो ऐसे बहुत सारे केसेस सुनने को मिले जिसमें बच्चे अनाथ हो गए, अब उन बच्चों को पालने वाला कोई नहीं है, जिसमें परिवार का जो कमाने वाला सदस्य था उनकी मृत्यु हो गई, अब घर चलाने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे में एक जिम्मेदार और सेंसिटिव सरकार होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम उन सब लोगों का साथ दें इस मुसीबत के मौके पे, उनके साथ खड़े हों और जो कुछ हमसे बन सकता है हम ये करें। और उन हर परिस्थिति को इसके अंदर शामिल करने की कोशिश की गई है, सभी किस्म के लोगों को सहायता पहुंचाने की कोशिश की गई है। आज इस पोर्टल का लॉन्च हो रहा है। अब 1-2 दिन के बाद से हमारे सरकार से, दिल्ली सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स, जिन लोगों की मौत हो गई, जिन लोगों के घर में कोरोना की वजह से डेथ हुई है, एक तो तरीका है कि वो खुद भी अप्लाई कर सकते हैं पोर्टल में, और दूसरा ये कि एक जिम्मेदार और सेंसिटिव सरकार होने के नाते हम इंतजार नहीं कर रहे कि लोग अप्लाई करेंगे। जिन जिन लोगों के घर में मौत हुई है सबके घरों में दिल्ली सरकार का एक रिप्रेजेंटेटिव जाएगा और वो रिप्रेजेंटेटिव जाके उन लोगों से ये फॉर्म भरवाएगा और उन लोगों से रजिस्ट्रेशन करवाएगा। आज वो सब लोग जो जाएंगे वो भी आज इस सेशन में मौजूद हैं। आज मैं उन लोगों से स्पेशली कहना चाहता हूं कि जब आप उनके घरों में जाएंगे, आपको उनकी स्क्रूटिनी नहीं करनी है, आपको ये नहीं उनके कागजों में नुक्स नहीं निकालना है, आप उनके कमियां निकालने के लिए नहीं जा रहे। ये कागज नहीं है जी आपके पास तो ये कागज नहीं है, आपके पास तो ये कागज नहीं है, इसीलिए आपका केस तो हो नहीं सकता, आपका केस तो रिजेक्ट किया जाता है। ये नहीं करना बिल्कुल। तो कुछ भी करके आपको ये करना है। जैसे मैंने बताया भी, कोरोना से अगर मौत हो गई, अब अगर कोरोना की वजह से डेथ हो गई तो उनको ये मुआवजा मिलना चाहिए। अगर उनके घर में किसी कागज की कमी है तो वो कागज बनवाने की जिम्मेदारी आपकी है, वो कागज बनवाने की जिम्मेदारी मेरी है, वो कागज बनवाने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। वो सब आप नोट करके लाओगे। हम पूरी तरह से उस परिवार की मदद करेंगे, वो सारे कागज भी बनवाएंगे, रजिस्ट्रेशन भी करवाएंगे, फॉर्म भी भरवाएंगे और उनके घर में चेक भी पहुंचाएंगे। ये सारी जिम्मेदारी हमारी है। हमें उनके घर में जाके उनका काम करवाना है। हमें ये देखना है कि कैसे हम उन तक ये राशि पहुंचा सकें। आप उनके दुख के अंदर अगर जाके उनकी कमियां निकालोगे तो वो जले में नमक छिड़कने के जैसा होगा। उनके घर में जाना, पहले सांत्वना देना उनको, उनके साथ बैठ के उनको उनका पूरा समझने की कोशिश करना, उनके परिवार की स्थिति समझने की, एक उनसे एक रिश्ता बनाने की कोशिश करना। उनको बोलना दिल्ली सरकार की तरफ से आए हैं, हमें मुख्यमंत्री जी ने पर्सनली भेजा है, आपकी जो भी चिंताएं हैं, जो भी वो हैं, हम
उनको सबको दूर करने की कोशिश करेंगे, उनको एक ढाढ़स बंधाने की कोशिश करनी है। जल्दी से जल्दी इसको हम कोशिश करें कि उन तक ये राशि पहुंच सके, क्योंकि ज्यादा डिले करेंगे तो उनको ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, उनके पास उनका कोई नहीं है। अगर बच्चे अनाथ हो गए हैं तो उनकी शिक्षा के ऊपर तुरंत एक तलवार लटक गई है, तो उनको कौन उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी लेगा। तो हमें ये भी कोशिश करनी है कि इसको जल्दी से जल्दी और उन तक राशि ये पहुंचाई जाए। मुझे बेहद खुशी है कि हम लोगों ने इतने कम समय के अंदर ये आज स्कीम लॉन्च कर दी है, और अब कोशिश हम सब मिलके करेंगे कि उन सब परिवारों को मैं हमेशा कहता हूं कि दिल्ली के 2 करोड़ लोग हमारे एक परिवार की तरह हैं, और परिवार के लोगों को जिसको भी ये दिक्कत हुई है उन सब लोगों को हम मदद करने की कोशिश करें। कोविड-19 के मामलों के संदर्भ में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य सचिव ने जानकारी देते हुए कहा कि पिछले कई दिनों से कोविड के मामलों में देश में कमी देखी जा रही है। पिछले 9 दिन से 50,000 से कम मामले देश भर में रिपोर्ट हुए हैं, और साथ ही साथ हर सप्ताह कोविड-19 के मामलों में कमी आ रही है। आगे बात करते हुए स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि देश में 80% जो भी केस हैं वह 90 जिलों से आ रहे हैं, और इन 90 जिलों में बाहरी कार्रवाई की मांग भी की गई है। स्वास्थ्य सचिव के अनुसार दक्षिण पश्चिम भारत, जिसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल इत्यादि राज्य शामिल हैं, वहां से ज़्यादा मामले आ रहे हैं, और केंद्र सरकार इस संबंध में राज्यों के साथ संगठित कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि केस की बढ़ोतरी के साथ टेस्टिंग को भी बढ़ाया गया है, और उम्मीद है जल्द ही देश में कोविड पे काबू पा लिया जाएगा। हम आपको कोविड-19 की वर्तमान परिस्थिति के बारे में बताना चाहेंगे। अगर हम देखें तो पाते हैं कि सेकेंड वेव में एक विजिबल केस रिडक्शन हम नोट करते हैं। फ्रॉम ए पीक ऑफ 4,14,000 डेली केसेस, अगर हम देखें तो पिछले 24 घंटे में देश में एक रिड्यूस्ड नंबर के हिसाब से 34,703 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हमने देखा है तो पाते हैं कि पिछले 9 दिन से कंटिन्यूस बेसिस पर 50,000 से कम केसेस प्रतिदिन के हिसाब से देश में रिपोर्ट हो रहे हैं, विच शोज ए रिडक्शन इन द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। और यह नंबर भी करीब 111 दिन बाद हम देखते हैं कि इस संख्या में केसेस यहाँ पर अभी रिपोर्ट हो रहे हैं। कंटिन्यूड डिक्लाइन इन एवरेज डेली न्यू केसेस, अगर आप इसको एनालाइज करें तो पाते हैं कि फ्रॉम ए वीकली एवरेज ऑफ 3,89,000 केसेस बीइंग रिपोर्टेड ऑन ए डेली बेसिस इन द कंट्री, हम वीक ऑन वीक बेसिस पर कंटिन्यूड रिडक्शन इन डेली न्यू केसेस रिपोर्टेड नोट कर रहे हैं। और अगर हम पिछले 4 दिन का भी और उससे पिछले हफ्ते का भी देखें तो ऑन एन एवरेज 13% के हिसाब से केसेस में रिडक्शन नोट किया जा रहा है। इसी के साथ ही हम देखें तो पाते हैं कि वह जिले जहां 100 से अधिक केसेस रिपोर्ट हो रहे थे ऑन ए डेली बेसिस, जो 4 मई के समय पर 531 ऐसे जिले थे, उसको 4 जून के समय पर 262 जिले ऐसे रह गए, और अब घटते घटते वह 91 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। इसके साथ ही अगर हम फर्दर इसको एनालाइज करें तो पाते हैं कि देश में 80% नए केसेस अभी 90 जिलों से आ रहे हैं, विच मीन्स कि यह दिखता है कि जो इन्फेक्शन है वह बड़े एक लोकलाइज्ड लिमिटेड ज्योग्राफी में ही अभी स्प्रेड हो रहा है। और ज़रूरत है कि उन स्टेट्स पर, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ होम की गाइडलाइंस है, उनके अंतर्गत उस पर इंटेंसिव लोकल कंटेनमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ की जाएं। इसमें मुख्यतः जो है स्टेट्स हैं वहाँ पर, जहाँ पर उन जिलों में जहाँ पर कि अधिक केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वह भी हमने दर्शाया है, जिसमें मुख्यतः महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, असम और कर्नाटका, और उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट के हमारे वह स्टेट्स हैं जहाँ कुछ जिलों में अधिक केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। ऑन एन ओवरऑल बेसिस हम देखें कि देश में फ्रॉम ए पीक ऑफ 37 लाख एक्टिव केसेस जो कि 10 मई के समय पर नोट किया गया था, उसमें कमी होते होते अब 5 लाख से भी कम एक्टिव केस देश में रह गए हैं। पिछले 24 घंटे का डेटा हम देखें तो पाते हैं कि 4,64,000 केसेस अभी देश में एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते हैं। यह डेटा भी पिछले 4 दिनों से अगर हम देखें तो 5 लाख से कम संख्या में एक्टिव केसेस हम पिछले 4 दिनों से अपने देश में नोट कर रहे हैं। राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप अन्य खबरों के लिए बने रहें नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर। हम आपसे आज यही विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।